खबर चंदौली से, जहां पे प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक में तीखी नोकझोंक देखी और परिषदीय विद्यालय बना गाली गलौज का अखाड़ा। जी हां, राष्ट्रगान के समय बात करना प्रधानाध्यापक और लगा नगावर किसी मुद्दे पर बातचीत कर रहे थे। सहायक अध्यापक अविनाश सिंह के अन्य शिक्षक और ही प्रधानाध्यापक सुचित पांडे की मानना है कि सहायक अध्यापक अविनाश सिंह प्रधानाध्यापक से गाली गलौज से नवाजा। ये परिषदीय विद्यालय में नौनिहालों के सामने गाली गलौज बना चर्चा का विषय। मामले की जानकारी होने पर मौके पर पहुंचे बेसिक शिक्षा अधिकारी दोनों पक्षों से मांगा स्पष्टीकरण। मामले की सच्चाई सामने आने पर होगी कार्रवाई। और भी बता दें कि नियमताबद्ध विकासखंड के विसौड़ी परिषदीय विद्यालय का बताया जा रहा है ये पूरा मामला। मेरा नाम अविनाश सिंह पड़ेगा, मैं सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय विसौड़ी में कार्यरत हूँ। सर, आप क्या अपना फॉर्म सुना है, किस मामला हो गया, क्या मामला हुआ? सर, सारे अध्यापक और बच्चे समय से विद्यालय आ गए थे। प्रार्थना सभा खत्म हो चुकी थी और कक्षा 3 का बच्चा, हम लोग हर कक्षा के बच्चों को जो है, हर कक्षा से बच्चे आते हैं और अपनी अपनी कक्षा का जो है पोएम सुनाते हैं और सारे बच्चे उसका अनुसरण करते हैं। जो है वही हो रहा था सब। तो मुझे पता ऐसा लगा कि राजघाट का पुल बंद होने वाला है, शायद ये कल से बंद हो जाएगा। तो मैं एक मैडम से बात कर रहा था कि मैडम ये बात बंद हो जाएगा तो हम लोग आएंगे किधर से। तब तक हमारी प्रधानाध्यापिका श्रीमती सुचिता जी आई और वो बोली कि तुम जो है बच्चों को डिस्टर्ब करते हो, जो है तुम फालतू आदमी हो, तुम्हें तमीज नहीं है जो है बात करने की। तो मैंने बोला मैडम आप थोड़ा सही भाषा का इस्तेमाल करिए, आप इस तरीके से बात मत करिए बच्चों के सामने। तब तक बोलती है कि तुम नीच हो, तुम हरामी हो, तुम साले हो, कुत्ते हो, कमीने हो। मतलब इतना हमें गाली दी जो है कि मैं तो सन्नाटा रह गया जो है कि मतलब ये क्या बोली है एक महिला होकर के जो है। और ये पहली बार नहीं बोली है, ये कई बार हो चुका है, इसके पहले भी कई बार हो चुका है। तो मैंने प्रार्थना पत्र के माध्यम से मैंने अपने उच्च अधिकारियों को अवगत कराया था। मैं खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को भी अवगत कराया था, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय को भी प्रार्थना सभा के माध्यम से अवगत कराया था जो है, जिसका कि मेरे पास ये है एविडेंस है जो है। मैंने रिसीविंग भी कराया था जो है। उसके बाद जो ये 2 अक्टूबर को विद्यालय नहीं आई थी, इनका जो है सर मैं जुलाई में पोस्टिंग आया, 2 जुलाई 2025 को मैं पोस्टिंग आया यहाँ पे। तब से प्रतिदिन विलंब से आती थी, जिसका प्रमाण भी मेरे पास है जो है। और सारे प्रमाण को आधार मानते हुए मैंने एक एप्लीकेशन भी दिया अपने उच्च अधिकारियों को, जिसपे उन्होंने कार्रवाई की थी। कार्रवाई ये की थी कि उन्होंने यहाँ पे सेल्फी लागू कर दिया। तो अब हमारे विद्यालय से प्रतिदिन यहाँ से सेल्फी जाती है जो है। अब आप क्या चाहते हैं? तो सर हम चाहते हैं जो है कि इसमें जो दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई। और हम चाहते हैं सर, हम सारे सहायक अध्यापक चाहते हैं। मेरा क्या, मैं तो प्रार्थना पत्र दिया था साहब को, मैंने बोला था सर जो है कि यहाँ पे जो है ऐसे माहौल में पढ़ाना जो है हम लोग के लिए बहुत कठिन है जो है, क्योंकि हमेशा ये अपशब्द भाषा का बच्चों के सामने जलील करती है जो है। और न तो अपने पढ़ाती है और न तो समझ आती थी जो है। उसके बाद बच्चों के सामने जलील करना इनका नित्य का क्रिया है जो है। प्रतिदिन ये जलील करती है बच्चों के सामने जो है। और मैं चूंकि सेना का रिटायर्ड हूँ, मैं एक्स आर्मी में हूँ, मुझे बोलती है कि मैं तुम फौज से भगोड़े हो, तुम फौज से भगोड़े हो साले कहीं का। सर, मैं सुचिता पांडे, प्रधानाध्यापिका प्राथमिक विद्यालय विसौड़ी में कार्यरत हूँ। और आज का जो प्रकरण था सर, वो तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। सोचा ही नहीं था कि इन सब चीजों पे भी कभी कोई बहस या कोई गाली दे सकता है। आज सर सुबह विद्यालय में उपस्थित हुए 8:50 पे। उसके बाद जैसे ही उपस्थित हुए, फिर बच्चों को जब प्रार्थना सभा के लिए इकट्ठा करने लग गए, तो सहायक अध्यापक अविनाश सिंह, विजेता, पूनम मौर्य और सहायक अध्यापिका सिन्नी, ये सब पहले ही से ये लोग बातचीत कर रहे थे खड़े होकर के फील्ड में। तो उनको साइड में कर करके मैंने फिर बच्चों की लाइन लगवा करके बच्चे प्रार्थना करने लगे। और ये लोग जिस भी मुद्दे पे बात कर रहे होंगे, मुझे नहीं पता कि कौन सा मुद्दा था, ये लोग बहरहाल चारों लोग अपना आपस में बातचीत करते रहे। प्रार्थना हो रही थी, लगातार हो रही थी, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं था इनको। मैं इस तरफ खड़ी थी, ये सब उस तरफ, और हंसी ठिठोली प्रार्थना में से वो भी इतनी तेज कि वो चीजें दिखाई सुनाई दे रही थी। प्रार्थना सभा हुई, मैंने कुछ नहीं बोला। राष्ट्रगान हुआ, तब भी ये लोग चालू रहे। सर, इनको इतना भी होश नहीं रहा कि राष्ट्रगान चल रहा है। मुझे दिक्कत बस इस बात से हो गई कि राष्ट्रगान चल रहा था, ये लोग लगातार बातचीत करते जा रहे थे, हंसते जा रहे थे आपस में बातचीत के दौरान ही। राष्ट्रगान जब समाप्त हुआ, बच्चे कविता का पाठ करने लग गए, तब मैं घूम करके इनके पास गई। मैंने इनसे बोला कि आप लोग राष्ट्रगान और प्रार्थना के समय बातचीत मत करिए, उसमें वो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि यही चीज हम लोग बच्चों को मना करते हैं कि सीधे खड़े हो, राष्ट्रगान में कहीं पर भी हो खड़े रहो, चुपचाप खड़े रहो, बातचीत नहीं करते हैं। और आप लोग लगातार, तब से मैं देख रही हूँ, बातचीत कर रहे हैं।
इस पे सर छूटते ही मतलब रिग्रेट करने की बजाय या कुछ ये कहने की बजाय कि गलती हो गई या हमने ध्यान नहीं दिया, कुछ इस तरह का कहने की बजाय मैंने कभी सोचा नहीं था। छूटते ही अविनाश सिंह ने मुझे माँ की गाली दी। माँ की गाली देने के बाद पीछे एक ईंटा पड़ा था, वो ईंटा लेकर के मेरी तरफ दौड़े और बोले बड़ी देशभक्त बन रही है, हमको आकर के बताएगी। और सर लगातार इतनी गंदी गंदी गाली देते रहे और ये एक बार नहीं सर, ये इनके द्वारा पहले भी हुआ था। इनके क्लास में मैं गई थी, इनको कोई काम समझाना था पोर्टल का, क्योंकि इनको पोर्टल का कोई काम नहीं आता है और इनके द्वारा कोई काम किया भी नहीं जाता है। तो वो मैं इनको बताने गई थी और ये बताने के दौरान ही जैसे ही मैं इनके क्लास में दौड़ी घुसी, वैसे ही ये मुझसे बोलते हैं भाग जाए यहाँ से, नीचे औरत चली आई है फिर बताने मुझे काम मुझे बताएगी, ये मुझे बताएगी आकर के कि कैसे होगा। सर कक्षा 4 के बच्चे थे, कक्षा 4 के बच्चों ने ये सुना था, लेकिन ये कक्षा 4 के सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। इन्होंने उसके बाद बच्चों को इतना डरा दिया, इतना धमका दिया कि उस दिन एक बच्चा मेरे से बोला कि हाँ मैडम ऐसा तो ये सर ने आज बहुत गलत किया है। बड़ा मुझे बताइए, इस प्रकरण को सुनने के बाद बीएसए और बीएसए यहाँ पर उपस्थित हुए थे, उन्होंने क्या जानकारी दिया और क्या एक्शन लिया और क्या? सर एक्शन का तो मुझे नहीं बता सकती, क्योंकि वो आपस में उन्होंने जो भी डिसाइड किया हो, लेकिन हाँ उन्होंने सबसे बातचीत की, सारी बातचीत उन्होंने सुना, सबको देखा। लेकिन सर दिक्कत वही थी ना कि बच्चे बहुत कम उपस्थित। खबर अमरोहा से, जहां पे न्यायालय परिसर के सुरक्षा की और अधिक सुदृढ़ करने हेतु आज दिनांक 18/12/2025 को पुलिस अधीक्षक अमरोहा अमित कुमार आनंद के निर्देशन में न्यायालय परिसर एसएन चेक इंडिया डॉग स्क्वाड और स्क्वाड टीम अग्निशमन टीम द्वारा संदिग्ध वाहन व्यक्तियों वाहन वस्तुओं के संगठन चेकिंग कराई गई। न्यायालय परिसर में आवागमन करने वाले व्यक्तियों को आने जाने का कर पूछताछ और तलाशी दी गई। बता दें कि माननीय न्यायालय और वही परिसर में लगे मेंटल डिटेक्टर और स्कैनर मशीन और सीसीटीवी कंट्रोल रूम आदि सुरक्षा उपकरणों का निरीक्षण किया गया। परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे, डीएफएमडी और एचएचएमडी के हैंडसेट और उपलब्ध हैं और ही क्रियाशीलता को चेक किया गया। आपातकालीन स्थिति में बचाव हेतु मॉक ड्रिल किया गया। निरीक्षण के दौरान प्रभारी न्यायालय सुरक्षा, अग्निशमन और एसएम चेक टीम और वही स्वादन दल टीम और स्वाट टीम के आदि पुलिसकर्मी भी उपस्थित रहे। खबर प्रतापगढ़ से, जहां पे जिले में तापमान गिरने से बढ़ी है ठंडक। जी हां, ठंड से राहत कार्य को देखने के लिए पहुंचे डीएम शिव सहाय अवस्थी रेलवे स्टेशन पर बस अड्डे का किया निरीक्षण। तुलसी सदन में बने रैन बसेरे का भी किया निरीक्षण। डीएम ने ठंड से बचाव के लिए जरूरतमंदों को कंबल दिया, वहीं हर चौराहे और सार्वजनिक स्थलों पर अलाव जलाने का भी निर्देश दिया है। डीएम ने स्कूल का समय सुबह 10 बजे से करने का भी आदेश दिया है। तापमान 10.5 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 14.5 डिग्री सेल्सियस कहीं रहा है। काफ़ी बड़ी है और आज भी घना कोहरा छाया हुआ है, तो पूरा प्रदेश ही लगभग शीतलहर की चपेट में है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज मेरे द्वारा रेलवे स्टेशन पर, बस स्टेशन पे और यहाँ जो हादी हाल है यहाँ पे निरीक्षण किया गया है। यहाँ पे अलाव की व्यवस्था कहाँ कहाँ पे संचालित हो रही है, कहाँ कहाँ पे नहीं है और उसको किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए हम लोग लगातार फील्ड में निकल रहे हैं। आपने जैसा कि देखा, बस स्टेशन पे एक हमारा रैन बसेरा फंक्शनल पाया गया, साथ ही विश्राम कक्ष में वहाँ पे तख्त तो पड़े हुए थे लेकिन गद्दे रजाई की व्यवस्था नहीं थी। ऐसे में आरएम को निर्देशित किया गया है कि वहाँ पे गद्दे रजाई की व्यवस्था करें, जिससे उसको भी रैन बसेरे का रूप दिया जा सके। बस स्टेशन पे अलाव जलता हुआ पाया गया, लेकिन रेलवे स्टेशन पे अलाव जलता हुआ नहीं पाया गया। संबंधित को निर्देशित किया गया है कि तत्काल वहाँ पर भी अलाव जलवाने की व्यवस्था करें। और साथ ही यहाँ पे हादी हाल में आप देख रहे हैं अयोध्या प्रयागराज मार्ग पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण रैन बसेरा है, जिसमें महिलाओं और पुरुषों के लिए बेड, गद्दे, तकिया, रजाई इत्यादि की पूरी व्यवस्था की गई है। और मुझे बताया गया कि अब तक लगभग 12-13 लोग इसमें अधिवासित भी हुए हैं। इसका पर्याप्त प्रचार प्रसार हो और लोग इसमें आएँ, इसके लिए मेरे द्वारा निर्देशित भी किया गया है। हम लोग समस्त अधिकारियों के साथ लगातार फील्ड में हैं। शीतलहर को ध्यान में रखते हुए स्कूलों का जो समय है उसमें भी परिवर्तन किया जा रहा है। जो भी स्कूल 10 बजे से पहले संचालित होते थे, अब वो 10 बजे से ही संचालित होंगे। इस संबंध में बीएसए को निर्देशित किया गया है और हम लोग इस संबंध में आज ऑर्डर जारी कर देंगे।
खबर श्रावस्ती से, जहां पे बता दें कि गिलौला ब्लॉक और सुभागश्री में भगवान महावीर विकलांग साहित्य समिति के तत्वाधान में निःशुल्क सहायक उपकरण वितरण और फिटमेट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान दिव्यांग और वृद्धजनों को भी व्हीलचेयर और कृत्रिम अंग और वैकल्पिक सहित अन्य सहायक उपकरण निःशुल्क भी प्रदान किए गए। इस पहल से सैकड़ों जरूरतमंदों के लाभार्थियों को राहत मिली और उनके जीवन को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लाभार्थी और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। गिलौला आप आए हैं, दिव्यांग जनों को व्हील चेयर और छड़ी दिए हैं, इसके उपलक्ष्य में आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, सरकार की मंशा है कि कोई भी आदमी इस पूरे देश और प्रदेश का अगर किसी तरीके से कहीं पीड़ित है, कोई विकलांग है, कोई असहाय है, तो उसको सरकार अपना पूरा लाभ देने के लिए उसी परिप्रेक्ष्य में उपकरण देने के लिए विकलांगों का जो इस ठंडी में दिया गया है, ट्राईसाइकिल दी गई है, छड़ी दी गई है, कान की मशीन दी गई है। तमाम मानव जीवन में अगर मनुष्य के शरीर में अगर कोई कमी है तो उसको ठीक करने के लिए जितने भी उपकरण थे वो हमारी सरकार ने देने का काम किया है। आज इस अवसर पर हमारे साथ में हमारे गिलौला के ब्लॉक प्रमुख भी हैं और हमारे खंड विकास अधिकारी आपसे रूबरू हो रहे हैं और भारी संख्या में लोगों को आज ट्राईसाइकिल दे करके सरकार ने उनके जीवन में खुशहाली लाने का काम किया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को कि जिनको प्रदेश के हर नागरिक की, हर व्यक्ति की चिंता है और हर व्यक्ति के सुख दुख में वो सम्मिलित होने के लिए समय समय पर अधिकारियों को और अपने प्रतिनिधियों को निर्देश दिया करते हैं। और हम लोग सारे लोगों का मिशन एक ही है, केवल रास्ते अलग अलग हैं, चाहे सरकारी तंत्र हो, चाहे हम हो, चाहे आप तो दुनिया के चौथे स्तंभ माने जाते हैं और आपसे अच्छा कोई नहीं जान सकता है सरकार की जो मंशा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का नारा चरितार्थ करते हुए मोदी जी के बताए गए पक्ष चिन्हों पर चलते हुए उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पूरा उत्तर प्रदेश आज उत्तम प्रदेश बन रहा है। कोई भी असहाय, कोई भी दुर्बल, कोई भी इस समय कड़ाके की ठंडी पड़ रही है, हमारी सरकार की मंशा है हर गरीब तक कोई आदमी ठंडी से अपना दम न तोड़े, इसलिए कंबल का भी वितरण डेली हो रहा है। गांव-गांव में लोगों को सूचियाँ बनाई जा रही हैं ग्राम प्रधान के माध्यम से कि जो असहाय हैं, निरीह हैं, उनको कंबल देने का काम कर रही है। और यहाँ गिलौला ब्लॉक में आज जो ट्राईसाइकिल और उपकरण, छड़ी और कान की मशीन और स्वास्थ्य का भी चिंता किया है, स्वास्थ्य शिविर भी लगी है, ये करके लोगों को एक नई दिशा देने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही। मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने मुझे भी बोलने का अवसर दिया। नमस्कार। ठीक है। खबर लखनऊ से, जहां पे लखनऊ में यूपी खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड की 10 दिवसीय मंडल स्तरीय खादी प्रदर्शनी 25 का उद्घाटन वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने किया। जी हां, ये प्रदर्शनी 18 से 28 दिसंबर तक केंद्रीय संस्कृति विश्वविद्यालय गोमती नगर परिसर में आयोजित की जा रही है। वहीं इस प्रदर्शनी का उद्देश्य मंडल स्तर के खाद्य एवं ग्रामोद्योग से जुड़े कारीगरों से बड़ा मंच उपलब्ध कराना है, जहाँ लगभग 50 स्टॉलों के माध्यम से खादी वस्त्र, हस्तशिल्प, चमड़े के सामान, मिट्टी के बर्तन, बांस की कलाकृतियां और जैविक उत्पादनों की प्रदर्शनी भी बिक्री होगी। गांधी ने जब ग्राम स्वराज की कल्पना की, उनकी कल्पना ये थी कि हर चीज गांव की चीज गांव में ही रहे। और वो तो पूरे जीवन भर उन्होंने तो कपड़ा नहीं पहना। मुंबई में एक विशेष रूप से घटना देखी और उसके बाद उन्होंने ये तय किया था कि हम जीवन भर जब हमारे देश के लोगों के पास इतना नहीं है तो हम भी कपड़ा नहीं पहनेंगे। और ये अपने आप में सादगी का प्रतीक है। खासतौर से हमारा रोजगार भी सृजन होता है, लाखों लोग इसमें रोजगार में लगे हैं। और आज़ादी के समय तो इसका विशेष रूप से प्रचार था। आज भी समय की आवश्यकता को देखते हुए खादी हमारे लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है, हर दृष्टि से, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से। गांधी जी का नाम हट गया, इसको लेकर राजनीति में क्या कहेंगे? ऐसा है, आपने पूरी चीज़ देखी नहीं। मनरेगा में सुधार भी हुए हैं और वो सुधार ऐसे हैं कि वक्त की आवश्यकता को देखते हुए श्रीमान शरद पवार ने आज से कम 14 वर्ष पहले जब इस संबंध में भाषण दिया था लोकसभा में, तो उन्होंने खास तौर से कहा था कि जो फसल के सीजन है
जितने जो फसल जिस समय बुआई होती है, कटाई होती है, उस समय इन लोगों को इस बात के लिए बाध्य न किया जाए। और आज आवश्यकता इस बात की है कि उसको किसी न किसी रूप में बेहतर तरीके से प्रेजेंट करने की आवश्यकता। तो उन्होंने बेहतर तरीके से प्रेजेंट किया गया और विकसित भारत का नाम उसमें जोड़ा गया। ये विशेष खबर सीतापुर से, जहां पे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेसियों को जोरदार प्रदर्शन हुआ। भाजपा कार्यालय के घेराव करने जा रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका है। जी हां, पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हुई जमकर धक्का मुक्की का वीडियो भी वायरल हुआ है। नगर के लालबाग चौराहे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अभी हाल ही में माननीय न्यायालय द्वारा, माननीय अदालत द्वारा ईडी के द्वारा जो फर्जी मुकदमे जो जिस तरीके से हमारे शीर्ष नेतृत्व सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी को जिन मामलों में जो है वो किया गया था, झूठे आरोप में इनको फंसाया गया था मनी लॉन्ड्रिंग के केस में, इस चीज़ को माननीय न्यायालय द्वारा इस चीज़ को खारिज किया गया है। और ये हमारी जो है एक बहुत बड़ी जीत है, ये सत्य की जीत है। हम सभी कांग्रेस परिवार के लोग, जितने भी पदाधिकारी गण हैं, कार्यकर्ता गण हैं, इस मामले को लेकर जो है आज भाजपा कार्यालय का घेराव करने जा रहे हैं, क्योंकि हम सभी लोग लड़ने में विश्वास रखते हैं। हम कांग्रेस के लोग हैं। जब हम लोगों ने आज़ादी में अपने योगदान दिया, हमारी पार्टी ने आज़ादी में अपना योगदान दिया है, पार्टी के लोगों ने, हम लोग जो है अपने गांधी जी की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, हम अंबेडकर जी को मानने वाले लोग हैं और निसंकोच जो है निश्चित रूप पर हम जो है इस लड़ाई को आगे भी लड़ेंगे। और हम ये सत्य की जीत पर हम लोगों का एक तरीके का, आप मान लीजिए कि एक तरीके का हम खुशी भी जाहिर करेंगे और भाजपा के खिलाफ एक ये विरोध भी दर्शाएंगे कि आप लोगों ने विरोधाभास में जिस तरीके से आप लोगों ने एक ये कार्रवाई, एक गलत रूप से कार्रवाई करने का प्रयास किया करा, बदले की भावना में आप लोगों को माननीय न्यायालय द्वारा एक मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। तो आज का कार्यक्रम हमारा इसी चीज को लेकर है। जनता पार्टी और आरएसएस की सरकार जिस तरह इस लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास कर रही है, निश्चित तौर पर हम गांधीवादी नीति के आधार पर हम गांधी के वंशज हैं। हम इस सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। पिछले दिनों में झूठे मुकदमे हमारे देश के नेता, इस देश के जननायक आदरणीय राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के ऊपर लगाए गए थे ईडी के माध्यम से, और उन मुकदमों को सरकार ने पूरी तरह से तमाम ऐसे राउंड आए, घंटों उनकी पूछताछ की गई, लेकिन वो सारे झूठे मुकदमे थे। न्यायपालिका ने उसमें इंटरप्ट किया। आज वो मुकदमे उनको वापस लेने पड़े हैं। ये झूठ की सरकार है, ये विफल सरकार है, ये जुमलों की सरकार है और कांग्रेस पार्टी सदैव इस देश के लिए लड़ती रहेगी। आज हम सब कांग्रेस के लोग पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को घेरने का काम करेंगे और उनको बता देंगे कि हम लोग तंत्र पसंद लोग, इस देश में अमन और चैन कायम करने वाले लोग। खबर सोनभद्र से, जहां पे अवैध शराब तस्करी मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है। शराब की तस्करी में लिप्त उद्योगी बंद जिंदर और सिर्फ उर्फ हनी के रेलवे स्टेशन से रोड से किया गया गिरफ्तार। वहीं द्वंदी थाना क्षेत्र के अवैध शराब तस्करी के एक बड़े मामले में खुलासा हुआ है। द्वंदी कोतवाली क्षेत्र के रजखड़ इलाके में बीते 5 दिसंबर को अवैध शराब से भरी एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गई थी। अवैध शराब की अनुमति कीमत लगभग 65 लाख रुपए बताई जा रही है। मामले में आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी है और वांछित अभियुक्त की तलाश कर रही है। गिरफ्तारी के दौरान अभियुक्त बलजिंदर सिर्फ उर्फ हनी के पास से एक मारुति ब्रेजा कार और एक बता दें कि अब कीपैड मोबाइल फोन और एक रेडमी कंपनी का एंड्रॉयड मोबाइल फोन और एक आईफोन और 41,000 रुपए नकद बरामद हुआ है। द्वंदी पुलिस ने अभियुक्त को जेल भेजकर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। दिनांक 5/12 को थाना क्षेत्र दुद्धी में दुद्धी हाथीनाला मार्ग पर एक ट्रक पलट गई थी, जिसमें से 5,960 लीटर अवैध शराब बरामद हुई थी।
और सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इस मुकदमे में बलजिंदर सिंह उर्फ हनी सिंह प्रकाश में आया था, जो कि शराब की तस्करी कराने में संलिप्त था और इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। उसे आज गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। खबर बदायूं से है, जहां पे युवा कल्याण और प्रादेशिक विकास दल विभाग बदायूं के तत्वाधान में उत्तर प्रदेश ग्रामीण खेल लीग के अंतर्गत माननीय विधायक खेल स्पर्धा विधानसभा बिल्लिस के 2 दिवसीय खेल प्रतियोगिता के दूसरे दिवस में सब जूनियर, जूनियर और सीनियर वर्ग में बालक तथा बालिका श्रेणी में महात्मा गांधी नगर पालिका इंटर कॉलेज के खेल के मैदान उझानी में आयोजित किया गया, जिसमें बैडमिंटन में सब जूनियर वर्ग के पुलकित सिंह प्रथम, बैडमिंटन में सौरभ अरुण कुमार लोधी प्रथम, बैडमिंटन जूनियर वर्ग में अजय शाक प्रथम, सीनियर वर्ग में सूरज और प्रथम, युगल में आमिर कृष्ण प्रथम, सीनियर महिला वर्ग में बैडमिंटन एकल में जोया अंसारी प्रथम तथा बैडमिंटन युगल में जोया अंसारी और शीतल पाल प्रथम स्थान पर रही। वहीं फुटबॉल में सब जूनियर और जूनियर वर्ग के उझानी टीम के प्रथम स्थान पर ही। प्रतियोगिता के समापन पर उप निरीक्षक अनुज यादव कोतवाली उझानी और संजीव कुमार तोमर प्रधानाचार्य महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के उझानी द्वारा विजेता खिलाड़ी को पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन रंजीत सिंह क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी विकास खंड अंबियापुर द्वारा किया गया। इस अवसर पर क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी कांति प्रसाद और जिला पीटीआई रामदास यादव और पीटीआई सत्यवीर सिंह, देवेंद्र कुमार, सचिन राठौर, सीपी सिंह, मनोज यादव, सुरेंद्र यादव, इकबाल यादव, राजीव कुमार यादव पीटीआई उपस्थित रहे। खबर संभल से, जहां पे विकास खंड आपको बता दें कि बनिया खेड़ा में ब्लॉक और बाल कल्याण की संरक्षण समिति को बैठक संपन्न कराया गया। जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में आज दिनांक 18/12/25 ब्लॉक बाल कल्याण की संरक्षण समिति की बैठक खंड विकास अधिकारी ज्योत्सना त्रिपाठी की अध्यक्षता में विकास खंड और आपको बता दें कि बनिया खेड़ा सभागार में संपन्न हुई। समिति की बैठक में बालकों को बाल संरक्षण और सशक्त संरक्षात्मक परिवेश पालन पोषण करने, बाल श्रम और बाल तस्करी, बाल विवाह, परिवार की देखरेख करने और हिंसा दुर्व्यवहार से अब बता दें बचने और सुरक्षा जैसे विषय पर चर्चा की गई। प्रभारी बाल विकास परियोजना अधिकारी हेमंत शर्मा द्वारा किशोर न्याय की अधिनियम 2015 से बाल संरक्षण और कल्याण से जुड़ी योजनाओं के संबंध में विस्तृत रूप से बताते हुए आंगनवाड़ी कार्यक्रम को सहयोग और नियमित समीक्षा हेतु बैठक की गई। बैठक में संरक्षण अधिकारी तेजपाल सिंह सरकार द्वारा बालक और छात्राओं के हितार्थ चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना और स्पॉन्सरशिप योजना, बाल विवाह, बाल श्रम आदि विभिन्न हेल्पलाइन नंबर जैसे कि 1098 181 112 1076 आदि हेल्पलाइन नंबर जिनका प्रयोग आपातकालीन स्थिति में किया जा सकता है। अब बता दें कि विस्तार पूर्वक बताया गया और सहायक विकास अधिकारी नीरज कुमार ने बैठक के माध्यम से सभी सचिवों को निर्देश देने के ग्राम पंचायत स्तर की बैठक में समस्त सदस्यों की सक्रिय सहभागिता होनी चाहिए, जिसमें से किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में खंड शिक्षा अधिकारी देवेंद्र कुमार सिंह, पुलिस विभाग के मदन मोहन शर्मा, एसआई बाल कल्याण समिति के नीलम राय, राजकुमार, विकास कुमार और पवन कुमार आदि दिनेश उपस्थित रहे। खबर गाजीपुर से, जहां पे होटल और ढाबा में लोग भोजन करने के लिए जाते हैं और ऐसे में भोजन में अगर उन्हें चूहा या कोई अन्य जानवर मिल जाए तो भोजन करने वाले के ऊपर क्या गुजरेगी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। और ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें गाजीपुर के ढाबे पर खाने में ग्राहक ने दही की मांग की और जब दुकानदार ने दही दिया और जैसे ही उसमें चम्मच के खाना आरंभ किया तो प्लेट में चम्मच लगाते ही चूहा ऊपर आ गया, जैसे कि बाद में हड़कंप मच गया। हालांकि इस दौरान भोजन करने वाले तत्काल वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। गाजीपुर सदर कोतवाली के अंतर्गत गाजीपुर वाराणसी राजमार्ग पर सम्राट ढाबा ने जो पिछले 2 दशक से इस रोड पर से आने जाने वाले के लिए भोजन उपलब्ध कराता था और बीती रात बता दें कि गाजीपुर के महमूदाबाद इलाके में रहने वाले कुछ लोग यात्रा कर इस ढाबे पर रुके और दुकानदार से खाने के ऑर्डर दिया और खाने में दही भी लिया। जैसे ही उन लोगों ने दही में अपना चम्मच लगाया खाने के लिए तो चम्मच के साथ मरा हुआ चूहा उसमें ऊपर आ गया। इसके बाद से ही पूरा हड़कंप मच गया। ये पूरा वीडियो आज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में संज्ञान लेते हुए खाद्य विभाग आज उक्त ढाबे पर छापेमारी किया। प्रथम पूछताछ में मामला पुष्ट हुआ कि भोजन में मरा हुआ चूहा निकला था। इसके बाद दिमागी अधिकारियों ने ढाबे के किचन को तत्काल प्रभाव से सीज कर दिया। साथ ही आगे की जांच की कार्रवाई के दौरान पूरे ढाबे को सील कर दिया गया है। खाद्य विभाग के अधिकारी रमेश चंद पांडे ने बताया कि वीडियो उनके संज्ञान में आया, जिसके बाद एक टीम जांच के सम्राट ढाबा पर भेजा गया, जहां दुकान ने इस बात को स्वीकार किया है कि उनके भोजन में मरा हुआ चूहा पाया गया। और जब इन लोगों ने जांच किया तो इसके किचन से पिछले खुला हुआ खेत है, जिसके कीट पतंग और चूहा का आना
जाना रास्ता है। उनके किचन में दरवाजा भी खुले होने के चलते इस तरह का मामला सामने आया है, जिसको लेकर कार्रवाई करते हुए तत्काल प्रभाव से उसे धागे से सील कर दिया गया है। और इसमें जो है जो खाने वाले थे वो मोहम्मदाबाद के थे। इसके बाद विभाग से जो है टीम भेजी गई, जिसमें जो है खाद्य सुरक्षा अधिकारीगण जो है गए, अरविंद प्रजापति, पंकज कनौजिया और बिपिन गिरी, इनके द्वारा निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण समय इनके प्रतिष्ठान में कई तरह की अनियमितता पाई गई है। इनके यहाँ जो है हाइजीन कंडीशन और सैनिटरी कंडीशन बहुत पुअर पाई गई है। इनके जो है बर्तन धोने का स्थान पीछे से खुला हुआ है, जो खेत की तरफ खुलता है। इससे जो है चूहे या अन्य जो है कीट पतंगे आने की संभावना बनी रहती है। दूसरा जो है इनके यहाँ बर्तन जो है स्टेनलेस स्टील के न हो के जो है अन्य धातु बने, जिससे इनके यहाँ रस्टिंग है और गंदगी पाई गई है। और इनके यहाँ पेस्ट कंट्रोल नहीं कराया जा रहा है और न तो जो है रोडेंट्स कंट्रोल कोई व्यवस्था है। और इनके यहाँ जो है अनसैनिटरी कंडीशन में जो है हर सामान रखा हुआ है। इन सब के दृष्टिगत जो है इनके यहाँ निरीक्षण करके जो है खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने इनका प्रतिष्ठान जो है इसके विरुद्ध जो है एक सुधार सूचना निर्गत होगी और इनका प्रतिष्ठान जो है बंद कर दिया गया है। इनके द्वारा तब तक अपने यहाँ से जो है खाना बनाने कार्य और परोसने कार्य नहीं किया जब तक कि ये जो है इनके द्वारा इस संबंध में जो है सुधार नहीं कर लिया जाता है। अगर इनके द्वारा सुधार नहीं किया जाएगा तो इनका जो है लाइसेंस भी सस्पेंड किया जा सकता है। प्रथम दृष्टया सर किस तरह का मामला, लापरवाही का मामला आया है? ये लापरवाही का ही मामला है कि अगर आपके द्वारा कोई सेवा दी जा रही है तो उसमें जो है जो भी खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के अंदर शेड्यूल 4 में जो भी निर्देश दिए गए हैं उनका सबका जो है अक्षरशः पालन होना चाहिए। फिलहाल अभी सीज कर दिया गया, अभी इनका जो है प्रतिष्ठान सील कर दिया गया है। इनके द्वारा सुधार करने के पश्चात इसको खोला। खबर गाजीपुर से, जहां पे भाजपा डरती है तो पुलिस के आगे करती है। जी हां, दर्जन भर कांग्रेस नेता हिरासत में। भाजपा कार्यालय घेराव से पहले पुलिस ने कार्रवाई की है। कांग्रेस नेताओं के हाउस अरेस्ट। भाजपा कार्यालय घेराव से पहले पुलिस ने कार्रवाई की है। सुनील राम के नेतृत्व में कांग्रेस का प्रदर्शन पुलिस ने रास्ते में रोका। जी हां, भाजपा कार्यालय जाते समय दर्जनों कांग्रेस नेता गिरफ्तार किया। नेशनल हेराल्ड मामले में विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन जारी रहा। पुलिस की सख्ती के बावजूद सड़क पर उतरे कांग्रेस से कार्यकर्ता। जिलाध्यक्ष सुनील राम और शहर अध्यक्ष संदीप विश्वकर्मा हिरासत में लिए हैं। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि डर के कारण भाजपा पुलिस को आगे करवाकर हो रही है हाउस अरेस्ट। लोकतंत्र का गला घोट रही है भाजपा सरकार। कांग्रेस का बड़ा बयान सामने आया है। भारी पुलिस बल तैनात। भाजपा कार्यालय छावनी में तब्दील हुआ। गाजीपुर में कांग्रेस के प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन में पहले ही पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए दर्जन भर कांग्रेस नेताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया। कांग्रेस का आरोप है कि जब जब भाजपा सरकार डरती है तब तब विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए पुलिस को आगे करती है और हाउस अरेस्ट और गिरफ्तारी का सहारा भी लिया जाता है। दरअसल कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर गाजीपुर जिला और शहर कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वाधान में शहर कोतवाली क्षेत्र के छावनी 9 स्थित भाजपा कार्यालय का घेराव किया जाना तथा ये प्रदर्शन नेशनल हेराल्ड मामले में गांधी परिवार को कथित तौर पर झूठे तरीके से फंसाए जाने के विरोध में किया जाना था। लेकिन प्रदर्शन से पहले ही पुलिस ने कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं को उनके घरों में नजरबंद कर दिया। बावजूद इसके कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुनील राम और शहर अध्यक्ष संदीप विश्वकर्मा के नेतृत्व में दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ता बैनर लेकर शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से भाजपा कार्यालय की ओर बढ़ रहे थे। मौके पर पहले से ही तैनात भारी संख्या में पुलिस बल ने कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को बलपूर्वक रोक लिया और हिरासत में ले लिया। पुलिस से कार्रवाई के दौरान माहौल तनावपूर्ण रहे और कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर लोकतंत्र का गला घोटने का भी आरोप लगाया। इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुनील राम ने कहा कि देश के मौजूदा भाजपा सरकार बदलने की राजनीति कर रही है। कांग्रेस पार्टी पिछले 7 वर्षों से ईडी जैसे एजेंसियों की कार्रवाई का सामना कर रही है और अब गांधी परिवार में जानबूझकर बदनाम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जन इस अनाध्यास और देश के सैकड़ों को उजागर करेंगे। बताया जा रहा है कि बीती रात से ही पुलिस ने कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुनील राम और शहर अध्यक्ष संदीप विश्वकर्मा को हिरासत में लेने की कोशिश की है, लेकिन सफलता नहीं मिली। फिलहाल प्रवक्ता अजय श्रीवास्तव समेत दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हाउस अरेस्ट किया गया है, जबकि आज भाजपा कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन के दौरान जिला अध्यक्ष और शहर अध्यक्ष समेत कई नेताओं को गिरफ्तार कर शहर कोतवाली ले जाया गया है। गिरफ्तार किए गए नेताओं में प्रमुख रूप से जिला अध्यक्ष सुनील राम और शहर अध्यक्ष संदीप विश्वकर्मा, चंद्रिका सिंह, महबूबा निशा, हामिद अली, रईस अहमद, आलोक यादव, आशुतोष गुप्ता, सतीश उपाध्याय और किरण उजमा और लाडली रुखाना, अफसाना, देवेंद्र समेत कई कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल रहे। फिलहाल कांग्रेस नेताओं को कोतवाली में बैठाया गया है और पूरे मामले को लेकर गाजीपुर में सियासत गरमाई हुई है। भारतीय जनता पार्टी के नापाक जो इरादा है, जो मंसूबा है, जिस तरह हमारे यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी को, जिस तरह हमारे जननायक नेता
श्री राहुल गांधी जी को जिस तरह बदनाम करने का काम किया, ईडी को बुला करके हमारे आदरणीय नेता को 72 घंटा बैठा करके नेशनल हेराल्ड मामले में और उनके ऊपर तमाम तरह के आरोप लगाने की कोशिश की, लेकिन आज कोर्ट ने जो है, माननीय उच्च न्यायालय ने जिस तरह जो है आज क्लीन चिट दिया है, आज इस भारतीय जनता पार्टी के नापाक इरादे को जो है आज उसको खत्म करने का काम किया है। जिस तरह हमारे नेता की छवि को भारतीय जनता पार्टी और योगी मोदी की सरकार ने जिस तरह धूमिल करने का काम किया है, हमारे राहुल गांधी सात पाक है, सोनिया गांधी सात पाक है और हमारे नेताओं को परेशान करने का काम किया। मैं निश्चित रूप से कोर्ट को तो धन्यवाद देता हूं, लेकिन इस मोदी जी और उनके बल पर जिस तरह जो सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया गया है, उसकी घोर निंदा करते हुए उन लोगों की जांच होनी चाहिए, उन लोगों को जेल में जाना चाहिए। और आज हम भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहते हैं कि कांग्रेस का एक एक गाजीपुर का कार्यकर्ता सोनिया गांधी और राहुल गांधी है, उनके आह्वान पर जिस तरह उनको छवि को धूमिल की गई, हम आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को आदरणीय अध्यक्ष आदरणीय अजय राज जी के नेतृत्व में हम लोग जो डेरा डालो घेरा डालो के तहत आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय घेर कर बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तुम्हारे मंसूबे को कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता नाकाम कर देगा, नाकाम कर देगा। मुझे उठाया, मुझे पकड़ना चाहा, महिला नहीं थी, 2-3 महिला दिखाई दे रही है, क्या और महिला कहाँ थी? क्या गाजीपुर में महिला कांस्टेबल नहीं थी? यहाँ क्यों पुरुषों को भेजा गया महिलाओं के बीच? हमें क्यों पुरुष हाथ लगाया? मैं उसका निंदा करती हूँ। चलिए वहाँ खबर बहराइच से, जहां पे 14 साल के नाबालिग बच्ची के साथ मौलाना ने किया बलात्कार। जी हां, 14 वर्षीय बच्ची की मां के द्वारा दी गई है तहरीर। जिस मदरसे में पढ़ने बच्ची जाती थी, उसी के मौलाना ने बच्ची को बनाया हवस का शिकार। अपने कमरे में झाड़ू लगाने के लिए बच्ची को बहलाकर अपने कमरे में बुलाकर मौलाना ने घटना को दिया है अंजाम। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को हिरासत में लिया है। पूरा मामला बहराइच जनपद के रुपई डीहा थाना क्षेत्र के गाँव का बताया जा रहा है। 17/12/2025 को एक महिला द्वारा थाना रुपैडिया पर आकर सूचना दी गई कि उसकी बच्ची, जिसकी उम्र करीब 14 वर्ष थी, एक मदरसे में जो गांव में ही स्थित है उसमें पढ़ने जाया करती थी। उसी मदरसे के मौलाना द्वारा उसको अपने कमरे में झाड़ू लगाने के बहाने बुलाया और उसके साथ गलत काम किया। इस सूचना पर तत्काल थाना रुपैडिया पर मुकदमा अपराध संख्या 361/25 पंजीकृत किया गया। जिस मौलाना पर आरोप लगाया गया है उसको पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। विधिक कार्रवाई की जा रही है। कल दिनांक 17/12/2025 को एक महिला द्वारा खबर हरदोई से, जहां पेश शाहबाद तहसील क्षेत्र के गंभीर मामला सामने आया है, जहां अवैध रूप से पुलिस चौकी में निर्माण का आरोप लगाया गया है और एक किसान ने इसको लेकर उप जिलाधिकारी शिकायत की है। मामला ग्राम टुमकी का है। आइए जानते हैं कि इसमें पूरा क्या है। शाहबाद तहसील के ग्राम टुमकी निवासी तौकीर खां पुत्र यूसुफ खान ने उप जिलाधिकारी शाहबाद को प्रार्थना पत्र देकर ग्राम प्रधान और हल्का लेखपाल और पुलिस विभाग के कुछ अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित के अनुसार उनका खेत अराजी संख्या 231 से रकबा 00550 हेक्टेयर टुमकी और आलमनगर रोड पर स्थित है। उन्हें रोड के सीमा छोड़ते अपनी निजी खेत और दुकान बनवाई थी, लेकिन आरोप है कि इन्हीं दुकानों के सामने बिना किसी स्वीकृत नक्शे और वैधानिक अनुमति ने पुलिस चौकी का निर्माण शुरू करा दिया है। आप बता दें कि तौकीर खां का कहना है कि ग्राम प्रधान और हल्का लेखपाल ने पुलिस के आला अधिकारियों को मिली भगत कर यह निर्माण कार्य जबरन शुरू कराया, जिससे उनका व्यापार पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है और उन्हें आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। आगे के कह रहे हम उठाएंगे, अब आगे को उठा लेंगे, फिर हम कहाँ से जाएंगे? कौन करवा रहा है ये निर्माण? निर्माण यही लोग करवा रहे हैं। जगह किसकी है? जगह हमारे साहब है, इनके भाई के, हमारे भाई के है। सर लेखपाल सर से बात भई थी तो उन्होंने कहा था आपके जमीन में नंबर है, तो मैंने कहा मैंने इसलिए 55 फीट जमीन लगभग छुटती है इस रोड की, क्योंकि चौड़ा हो सकता है, किसी को दिक्कत ना हो। मैंने इसीलिए थोड़ी ये ज़मीन है और मेरा फ्रंट में ये ज़मीन है और ये आगे से बंद हो जाएगा तो हम कहाँ से निकलेंगे? कहाँ से निकल सकते हैं सर? ये तो जबरन है। आपकी क्या मांग है, आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं ये चौकी कार्य बंद हो और हमें इसकी जांच पड़ताल चाहिए है, उसके बाद आगे कोई कार्रवाई कर सकते हैं। आगे कोई ये चौकी अभी बंद होना चाहिए।
कि हम अगर आगे कोई दुकान बनाते हैं या कोई चीज बनाते हैं, अपना निकास किस तरफ लेके जाएंगे, सामने बिल्कुल चौकी होगी या तानाशाही, कैसे हम आगे कार्य करेंगे? हमें इस बात का उत्तर चाहिए। और ये तानाशाही से जबरदस्ती से चौकी हमारे सामने बनाई जाए, या अगर हमारा रकबा कम है तो हमारा। खबर महोबा से, जहां पे महोबा जिले के कलेक्टर सभागार में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों की पॉलिसी रिजेक्ट होने की शिकायतों को लेकर महोबा जिलाधिकारी गजल भारद्वाज की अगुवाई की एक अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में कृषि विभाग और बीमा कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। इसका उद्देश्य खरीफ की फसलों के लिए किए गए बीमा आवेदन की समीक्षा और वेरिफिकेशन प्रक्रिया की स्थिति को परखना। और आपको बता दें कि बैठक की जानकारी दी गई। जिले में कुल 2,67,000 किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत आवेदन किया गया। इनमें से लगभग 1,26,000 किसान को केसीए पाए गए और वही जिला प्रशासन द्वारा वेरिफिकेशन के बाद केवल 1,22,000 किसान पात्र पाए गए। वही बैंक में बता दें कि 1231 बीमा पॉलिसी निरस्त कर दी गई, जबकि 2,200 पॉलिसियों को वेरिफिकेशन अभी बैंक में द्वारा किया जा रहा है। जिलाधिकारी गजल भारद्वाज ने बताया कि जिले में 1,41,000 नॉन केएससी किसानों की पॉलिसी की जांच के लिए 3 टीमों का गठन किया जाएगा। इनमें से 82,028 आवेदन तीनों तहसीलों को वेरिफिकेशन के लिए भेजे गए। उन्होंने किसानों से अपील की है कि वो अपने दस्तावेज सही तरीके से अपलोड करें ताकि वो योजना तक का लाभ प्राप्त कर सके। बैठक में ये भी जानकारी दी है कि अब तक 13,000 किसान ने अपने दस्तावेज सही कर अपलोड किए हैं, जिनमें से 10,000 अपना अस्वीकार कर चुके हैं। किसानों का सुविधा के लिए बीमा कंपनी और बैंक में स्पेशल विंडो खोली है और इस विंडो के माध्यम से किसान अगले 10 दिनों तक अपने अहम दस्तावेज जमा कर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ ले सकते हैं। जिलाधिकारी ने बैठक के निर्देश दिए और वेरिफिकेशन क्रिया तेज और पारदर्शी तरीके से पूरी की जाएगी। किसी भी पात्र किसान को योजना से वंचित न रहने दिया जाएगा। इसके साथ ही कृषि विभाग और बीमा कंपनी के अधिकारियों को कहा गया है कि वो किसान के आवेदन से आने वाले त्रुटियों के तुरंत सुधारे और उन्हें योजना पूरा लाभ दिलाने के लिए हर संभव मदद करे। बैठक के बाद जिला प्रशासन ने आश्वासन दिया कि सभी किसानों ने आवेदन की निगरानी और वेरिफिकेशन जारी रखे ताकि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ समय और सही किसानों तक पहुंच सके। आज यहाँ सभागार में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संबंध में एक महत्वपूर्ण बैठक की गई है। इसमें जो खरीफ 2025 के दावे किसानों द्वारा प्रस्तुत की गए हैं उसकी समीक्षा की गई और आने वाला जो राबी का सीजन है इसकी किस प्रकार से हम लोग पॉलिसी अप्रूवल का मैकेनिज्म है उसके बारे में बताया गया। सर्वप्रथम जो खरीफ सीजन है उसमें मैं बताना चाहूंगी कि 2.67 लाख कृषकों द्वारा फसल बीमा योजना के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किए गए थे। इसमें क्योंकि पहले कुछ इश्यूज आए थे जिसमें फर्जी पॉलिसीज की बात सामने आई थी, तो इस बार इस चीज पर बहुत ज्यादा ध्यान रखा गया कि हम इसको कैटेगराइज करें। तो इसमें हमने केसीसी और नॉन केसीसी पर कैटेगराइज कराया। तो हमारे 1.26 लाख केसीसी के आवेदन थे जिसमें केसीसी अकाउंट होल्डर्स वाले किसानों ने आवेदन किए थे। इसको हमने बैंक्स से वेरीफाई कराया क्योंकि उनके पास इसमें पूरा डेटा रहता है किसानों का। बैंक्स की वेरिफिकेशन के बाद 1.26 लाख एप्लीकेशंस में से 1.22 लाख एप्लीकेशंस को पात्र पाया गया और उनको आगे उनकी पॉलिसी को अग्रसारित कर दिया गया। 1231 पॉलिसीज जो है बैंक्स द्वारा निरस्त की गई और 2200 पॉलिसीज जो है वो बैंक्स की रीवेरिफिकेशन स्टेज पर है, जिनको आने वाले इस वीक में वो क्लियर कर देंगे। इसके अलावा जो हमारे 1.41 लाख कृषक गैर ऋणी कृषकों के द्वारा पॉलिसीज भेजी गई थी, इसको इस बार टीम बनाकर 3 हिस्सों में विभाजित किया गया। इसमें 82,028 एप्लीकेशंस तहसील वेरिफिकेशन के लिए भेजी गई। 12,000 एप्लीकेशंस जो चकबंदी के गांव से संबंधित थी उनको चकबंदी विभाग के द्वारा वेरीफाई कराया गया और 46,700 एप्लीकेशंस ऐसी थी पाई गई थी कंपनी के द्वारा जिसमें दस्तावेज या तो क्लियर नहीं थे या दस्तावेज मिसिंग थे। तो उन एप्लीकेशंस को सीएससीज में रिवर्ट बैक किया गया था पिछले दो महीने पहले और अपील की गई थी कि जिन किसानों के एप्लीकेशंस रिवर्ट बैक हुए हैं उसमें दस्तावेज को वो सही कराकर पुनः अपलोड कर दें।
ऐसे लगभग 13,000 किसानों ने अपने दस्तावेजों को फिर से अपलोड किया। उन 13,000 किसानों में से 10,000 किसानों की पॉलिसीज को स्वीकृत किया गया और जो 36,642 किसानों ने अभी तक अपना अपलोड नहीं किया है उनकी पॉलिसीज को कंपनी द्वारा रिजेक्ट किया गया। लेकिन एक विंडो हमने खोली है कि अगर अभी भी वो कोई किसान अपना आगे आकर जो है पॉलिसी का डॉक्यूमेंट सही कराकर अपलोड कराना चाहते हैं तो आने वाले 10 दिवस में करा दें। अब जो हमने तहसील से वेरिफिकेशन कराई थी उन तहसील में 82,028 एप्लीकेशंस को फॉरवर्ड किया था, जिसका 2 प्रकार से मिलान किया गया। पहला मिलान किया गया राजस्व विभाग में जो हमारी खतौनी है, जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है उसके रिकॉर्ड से, और दूसरा मिलान रैंडम गांव में जाकर सत्यापन तहसीलदार की अध्यक्षता में एक टीम के द्वारा कराया गया। इसमें 3,640 एप्लीकेशंस को अपात्र पाया गया। अपात्रता का क्राइटेरिया भी आज अभी आपको दिखाया था कि अगर कोई भी व्यक्ति डॉक्यूमेंट सबमिट करता है तो उसका जो गाटा नंबर होता है उसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से मिलान कराया गया और ये पाया गया कि अजय पुत्र XYZ अगर कोई है उनके नाम ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, लेकिन कोई डेटा में फजिंग की गई है तो उसकी पॉलिसी को रिजेक्ट कराया गया है इसी आधार पर। चकबंदी के जो हमारे 12,000 आवेदन थे उनको भी हमने चकबंदी विभाग के द्वारा वेरीफाई कराया गया। अब आने वाले राबी सीजन के लिए मैं सभी किसानों से अपील करना चाहूंगी कि जो टाइम बाउंड है हमारा 31 दिसंबर तक का समय है, आप अपना एप्लीकेशन सही डॉक्यूमेंट्स के साथ अपलोड करिए और कोई भी उसमें अगर आने वाले समय में डॉक्यूमेंट के साथ छेड़छाड़ पाई जाती है तो इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसलिए 31 दिसंबर तक अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को आप CSC के माध्यम से या अन्यथा आप इनको अपलोड कर दीजिए ताकि आने वाले समय में सेम प्रोसीजर हम वेरिफिकेशन का कराएं और कोई भी इसमें किसी भी प्रकार का कोई गलत बीमा ना हो पाए। ये पूरा हमारा इसमें प्रयास। खबर हरिद्वार से, जहां पे SSP प्रमोद डोभाल ने निर्देश पर SP सिटी अभय कुमार की बुधवार को भादराबाद थाना का अपराधी के वार्षिक निरीक्षण का व निरीक्षण के दौरान उन्होंने कार्यालय परिसर की साफ सफाई, भवन की स्थिति और मेंटेनेंस के अभिलेखों की जांच की और उन्होंने अभिलेखों को समय समय पर अपडेट रखने के भी निर्देश दिए। SP सिटी ने कुर्की वारंटों के त्वरित निस्तारण और लापता हिस्ट्री सीटरों की तलाश, CCTV SS और पोर्टल पर GD कॉल 9 एंट्री और कनेक्टिविटी संबंधी समस्याओं के त्वरित समाधान का विशेष जोर दिया। महिला हेल्प डेस्क पर भी निरीक्षण किया गया, जहां तैनात पुलिसकर्मियों को उत्तराखंड पुलिस ऐप और कंटैक्ट प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए। साथ ही महिलाओं को यह ऐप डाउनलोड करवाने हेतु प्रोत्साहित करने को भी कहा गया। निरीक्षण के दौरान यह आवश्यक व्यवस्थाओं को भी जायजा लिया गया। अर्धवार्षिक और वार्षिक निरीक्षण की प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत निरीक्षणकर्ता के दौरान हमारे द्वारा जो भौतिक संपत्तियां हैं और इसके अतिरिक्त जो हमारे बहुत सारे अभिलेख हैं उनका निरीक्षण करने के उपरांत उनको सूचनापरक तथ्यपरक बनाने का प्रयास किया जाता है। इसी के क्रम में आज थाना भादराबाद का मेरे द्वारा आज निरीक्षण किया गया। उसमें जो भी हमारी संपत्तियां हैं उनको चेक किया गया, जो हमारे अन्य संसाधन हैं उनको देखा गया, साथ ही जो हमारे विभिन्न अभिलेख हैं जो अपराध और अन्य चीज़ों से संबंधित रहते हैं उनको चेक किया गया। उसमें बहुत हद तक थाना स्तर से उसको अपडेट किया गया था। जो अन्य कमियां थी उनको निरीक्षण के दौरान उनको इंगित करके और सामूहिक रूप से उसको निस्तारित कर लिया गया। खबर लालकुआ से, जहां पे धर्म प्रेमी जनता के द्वारा आज श्री राम कथा के आयोजन से पूर्व राधे सेवा समिति के तत्वाधान में भोला मंदिर में प्रारंभ हुई, जो कि लालकुआ के मुख्य मार्ग पर होती हुई भोला मंदिर के निकट समाप्त हुई। इसके पश्चात श्री रघुनाथ श्री संगीतमय श्री राम कथा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्र के महिला श्रद्धालुओं ने प्रतिभाग किया। राधे सेवा समिति के पदाधिकारियों ने भव्य कलश यात्रा की व्यवस्थित तरीके से संचालित की। इसके पश्चात श्री राम कथा में प्रसिद्ध कथावाचक डॉक्टर पंकज मिश्रा की जी मयंक और अपगदे की व्यापार आचार्य और PhD के द्वारा क्षेत्र की जनता के व्याख्यान किया गया। इस दौरान राधे सेवा समिति के अध्यक्ष संजीव शर्मा ने कहा कि आज से रामकथा प्रारंभ हो गई है, जो कि 27 दिसंबर तक आयोजित की जाएगी। उन्होंने महिलाओं से अधिक संख्या में रामकथा आने की भी अपील की है। ये किस प्रकार की समिति है? राधे समिति के द्वारा यहाँ पर भोला मंदिर के सामने श्रीमद् भागवत कथा के पश्चात पिछली बार और इस बार श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। और राम कथा का आयोजन जैसा कि सनातन धर्म की परंपरा है, हम कलश यात्रा निकालते हैं और कलश यात्रा निकालने के पश्चात हमारे जो परम श्रद्धेय आचार्य जो कथावाचक हैं
डॉक्टर पंकज मिश्रा जी बहुत ही विद्वान हैं, उनके द्वारा आगामी 9 दिनों तक अपने मुखार बिंदु से श्री राम कथा का श्रवण कहा जाएगा और जितने भी श्रद्धालु हैं उसका श्रवण करेंगे। और इसके लिए महिला शक्ति की जो राजा समिति की टीम है, हमारे राजा समिति की पूरी टीम पूरे मनोयोग से लगी हुई है और निश्चित रूप से इस क्षेत्र में का लाभ, इस क्षेत्र को कथा का श्रवण का लाभ मिलेगा। और यही मेरा कहना है कि अधिक से धर्मप्रेमी जनता और क्षेत्र की जनता से निवेदन करता हूँ कि इस श्री राम कथा का श्रवण करने हेतु अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पर उपस्थित हो और अपने मन में जो धार्मिक परंपरा का जो चल रहा है, स्वरूप चल रहा है, उसको ग्रहण करें। खबर यमकेश्वर से है। जी हां, जहां बता दें आपको कि यमकेश्वर में जन जन की सरकार जन जन के द्वारा कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशासन और गांव की ओर अभियान का शुभारंभ हो गया। इस अभियान के तहत आज विकासखंड यमकेश्वर की न्याय पंचायत किमसागर में गंगा भोगपुर में बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किया गया। शिविर के विधायक रेणु विष्ट मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। प्रभारी जिलाधिकारी गिरीश गुणवत की अध्यक्षता में आयोजित शिविर में 23 विभाग को स्टॉल लगाकर ग्रामीणों की सरकार विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। इस दौरान ग्रामीण द्वारा 68 शिकायतें दर्ज कराई गई, जिसमें से अधिकांश शिकायतों के मौके पर ही निस्तारण किया गया, जबकि शेष शिकायतों के निस्तारण में संबंधित विभागीय अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। प्रभारी जिलाधिकारी गुणवत्ता के संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया दर्ज में सभी शिकायतों का निस्तारण सुनिश्चित रूप से किया जाए। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री धामी के निर्देशानुसार जनपद 15 विकास खंडों में 115 न्याय पंचायतों को 18 मार्च 2026 तक जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा रोस्टर तैयार किया गया और जिसके तहत जनपद में चरणबद्ध रूप से बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति भी की जा चुकी है। उन्होंने खाता खतौनी के नाम से सुधार, भूमि संबंधी विवाद आदि शिकायतों की अधिकता को देखते हुए राजस्व विभाग को शनिवार को इस क्षेत्र में विशेष शिविर आयोजित करने के भी निर्देश दिए हैं। खबर हरिद्वार से, जहां पे सड़कों पर बेतहाशा घूम रही ई रिक्शाओं पर लगाम लगाने के लिए परिवहन विभाग हरकत में आया है। डीएम के निर्देश पर परिवहन विभाग ने ई रिक्शाओं और इन रिक्शाओं के चालकों पर वेरिफिकेशन करने जारी किया है और इसके लिए पूरे जिले भर में अभियान चलाया जाएगा। आरटीआई प्रवर्तन नेहा झा ने भगत सिंह चौक पर चेकिंग अभियान चलाकर कई ई रिक्शा के चालान काटे और सीज भी किए। अब बता दें कि ARTO ने जानकारी दी है कि वेरिफिकेशन अभियान के अनधिकृत रूप से चलाई जा रही ई रिक्शा पर रोक लगाई जाएगी। साथ ही ट्रैफिक प्रबंधन के लिए ई रिक्शाओं के लिए भी निर्धारित किए जाएंगे। हमारे द्वारा लगातार प्रवर्तन की कार्रवाई ई रिक्शाओं पर की जाती रही है। आज भी हमारे द्वारा 25 से अधिक ई रिक्शाओं के चालान और 15 ई रिक्शाएं बंद की गई हैं। अभी हमने एक प्लान बनाया है जिसके अंतर्गत जितनी भी हरिद्वार जनपद में ई रिक्शाएं हैं उनका वेरिफिकेशन किया जाएगा। उसमें पुलिस वेरिफिकेशन के साथ साथ जो वाहन है उसका पूरा तकनीकी जांच की जाएगी। फिर उन्हें एक स्टिकर और एक ID कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद ही वो रिक्शाएं यहाँ पर चल पाएंगी। अभी हम कोशिश करेंगे, कुल मिलाकर यहाँ पर 15 पूरे हरिद्वार जनपद में 15,000 से अधिक ई रिक्शाएँ रजिस्टर्ड हैं। फिर उसके बाद नियमितीकरण होगा तो सही ई रिक्शाएँ रोड पर आ पाएंगी। साथ ही साथ उनका जोन भी डिसाइड करने का ट्राई किया जाएगा। एक प्लान बनाया जाएगा जिसमें वो जोन वाइज चलेंगे और हाईवे वगैरह पर उनका चलना रिस्ट्रिक्टेड किया जाएगा। अभी परिवहन विभाग एक SOP लेकर आया है जिसके अंतर्गत जितनी भी यहाँ पर ई रिक्शाएँ चल रही हैं उनका एक वेरिफिकेशन का प्लान है, जिसके अंतर्गत हम 19 जनवरी से लेके 18 फरवरी तक जो हमारा ऑफिस है वहीं उसके सामने एक फील्ड है, वहाँ पर ई रिक्शाओं का वेरिफिकेशन करेंगे और जो ई रिक्शा का ओनर है उनका पुलिस वेरिफिकेशन किया जाएगा। उसके बाद वो ई रिक्शा लेकर ऑफिस आएंगे जहाँ पर हमारे RI उसकी तकनीकी रूप से जांच करेंगे। जांच के बाद और पुलिस वेरिफिकेशन के बाद जो रिक्शाएं सही पाई जाती हैं उन्हें एक स्टिकर प्रदान किया जाएगा और चालक को एक I कार्ड दिया जाएगा। उसके बाद हम जोन डिसाइड करेंगे तो जो रिक्शाएं हैं उसी जोन में चलेंगे। खबर भागलपुर से, जहां पे 22 फरवरी को बच्चों के हृदय रोग जांच के निःशुल्क शिविर और मेदांता हॉस्पिटल पटना करेगा इलाज। जी आपको बता दें कि भागलपुर की बच्चों के हृदय रोग से जुड़ी समस्याओं की समय पर पहचान और इलाज के उद्देश्य से मेदांता हॉस्पिटल पटना की ओर से 22 फरवरी 2026 को विशेष निःशुल्क हृदय जांच शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस शिविर से भागलपुर और आसपास के क्षेत्रों के बच्चों की हृदय संबंधी जाँच की जाएगी। शिविर में यदि किसी बच्चों को ऑपरेशन या विशेष उपचार की आवश्यकता पाई जाती है तो ऐसे बच्चों में मेदांता हॉस्पिटल पटना ले जाकर उच्च स्तरीय इलाज उपलब्ध कराया
जाएगा। यह पूरा उपचार पूर्णतः निःशुल्क होगा, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को भी राहत मिल सकेगी। इस कार्यक्रम को लेकर आज भागलपुर के एक निजी होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में जीवन जागृति सोसाइटी के उपाध्यक्ष डॉक्टर सत्येंद्र और मेदांता हॉस्पिटल पटना के पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी और डायरेक्टर डॉक्टर आशीष सरपरे ने संयुक्त रूप से जानकारी दी। डॉक्टर आशीष सरपरे ने बताया कि बच्चों को जन्मदाता हृदय रोग की समय रहते पहचान बेहद जरूरी है और इस तरह के शिविर से कई बच्चों की जान बचाई जा सकती है। वहीं जीवन जागृति सोसाइटी के उपाध्यक्ष डॉक्टर सत्येंद्र ने कहा कि समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाना इस पहल का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने अभिभावकों से अधिक संख्या में शिविर में पहुंचकर अपने बच्चों की जांच कराने की भी अपील की है। जयप्रभा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मेदांता पटना। मैं आप लोग को सबको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि 22 फरवरी 2026 को हम एक बड़ा कैंप करने जा रहे हैं। जैसे सर ने बताया, उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जन जागृति इस बारे में पहुँचे। जो कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स रहते हैं वो बहुत कॉमन है, यानी जो 100 बच्चे पैदा होते हैं उनमें से एक को ये बीमारी रहती है जन्मजात, और उसमें से भी 1/3 को यानी 300 में से एक बच्चे को बहुत क्रिटिकल कंजेनाइटल हार्ट डिजीज रहती है, जिसके कारण उसकी जान पे जोखिम रहता है। तो हमें इस तरीके के सारे इसका जो आजकल ट्रीटमेंट है, पहले जिसके लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता था, प्रदेश के बाहर जाना पड़ता था, अब हम यहाँ पर पटना पे ये सारी सुविधाएं दे पा रहे हैं। सभी तरीके के ऑपरेशन कर पा रहे हैं, जो भी सुविधाएं और दूसरे मेट्रो शहरों में है वहाँ पे यहाँ पर भी हम दे पा रहे हैं। दूसरी अच्छी बात है कि हम बहुत सारी ये जो फैसिलिटीज़ देते हैं ये फ्री ऑफ चार्ज। हमारे पास में जो PPP मॉडल है गवर्नमेंट के साथ में, उसमें हम फ्री ऑफ चार्ज ये सारा ट्रीटमेंट कर पाते हैं। तो इसके बारे में हम जानकारी पहुंचाना चाहते हैं और समय समय पर हम बिहार के अलग अलग हिस्सों में इस टाइप के कैंप कर ये जानकारी भी पहुंचाते हैं और जितना हो सके बच्चों को जल्दी से जल्दी डायग्नोसिस करके उनका निदान करके उनका ट्रीटमेंट करने के लिए कोशिश करते हैं। हमारा लक्ष्य तो हम ऐसे मैक्सिमम की बात करते हैं, पर हमारा अंदाजा है कि इस डिस्ट्रिक्ट से 200 के करीब तो हमको बच्चे मिलना चाहिए इस तरीके के। तो कितने लोगों का इस तरीके से हम लोग ने करीब 500 बच्चों का ट्रीटमेंट कर चुके हैं ऑलरेडी मेदांता में पिछले 1 से 1.5 साल में। तो उसमें ओपन हार्ट सर्जरी, जो कैथेटर प्रोसीजर्स होते हैं, डिवाइस क्लोजर्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स सारे प्रोसीजर्स हम लोग वहाँ पे कर चुके हैं। कुमार, प्रदेश अध्यक्ष जीवन जागृति सोसाइटी से हूँ। हमारी सोसाइटी हर दिनों के भांति जन जागरण का तो काम कर ही रही है। उसी आलोक में दिनांक 22 फरवरी 2026 को मेदांता पटना के सहयोग से एक पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी का कैंप करने जा रही है, जिसमें जो बच्चे को जन्मजात हृदय में छेद होता है, VSD, ASD, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स आदि जो भी तकलीफ है, उसका निदान और उसका ऑपरेशन हमारी संस्था मुफ्त में कराएगी। खबर भागलपुर से, जहां पे मामूली विवाद में सगे भाई ने भाई को पीटा। जी हां, भागलपुर में 9 लोगों ने मिलकर वारदात को दिया अंजाम और घर में घुसकर पिस्टल के बल पर की मारपीट। आपको बता दें कि भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत बिलदौरी गांव में मामूली विवाद में भाई ने अपने ही भाई सगे भाई के साथ मारपीट कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया है। घटना बीती रात करीब 3 बजे की बताई जा रही है। घायल युवक की पहचान जितेंद्र कुमार शाह के रूप में हुई है। इन्हें इलाज के लिए भागलपुर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार जितेंद्र कुमार शाह अपने घर में ही पत्नी के साथ रहते हैं और उनका आरोप है कि उनके दोनों बड़े भाई सुनील शाह और रंजीत शाह ने अपनी मां के साथ मिलकर पृथक संपत्ति को बेच दिया। हालांकि जिन लोगों ने जमीन बेची गई उन्होंने अब तक ना तो जमीन की रजिस्ट्री कराई है और ना ही पूरी तरह से राशि वापस कराई। इस कारण जमीन खरीदने वाले लोग आए दिन जितेंद्र कुमार शाह को धमकाते रहते हैं। घायल जितेंद्र ने बताया कि उनके घर से बहने वाले और बड़े भाई के और आने जाने के लेकर भी विवाद होता रहता था। इसी को लेकर बीती रात मामूली कहासुनी हुई, जो उस समय शांत हो गई, लेकिन आरोप है
कि बाद में दोनों बड़े भाई सुनील और रंजीत ने भाड़े पर अपने कुछ दोस्तों को बुलाया और देर रात करीब 3 बजे जबरन घर में घुसकर उनके साथ मारपीट की। जितेंद्र का आरोप है कि मारपीट के दौरान एक आरोपी भाई ने उनके मुंह में पिस्टल घुसाकर जान से मारने की भी धमकी दी। बेरहमी से पिटाई की जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। शोर सुनकर आसपास के लोग ने किसी तरह उन्हें बचाया और परिजनों की मदद से इलाज के लिए मायागंज अस्पताल भर्ती कराया गया। घायल में जितेंद्र कुमार शाह ने इस पूरे मामले को लेकर सुल्तानगंज थाना में लिखित शिकायत दी है। सुल्तानगंज हुआ मेरा मुंह में 2 पिस्टल घुसा के 9 आदमी मारा हमको। 9 आदमी मारा घर घुस के 3 बजे भोर में। क्या मामला को लेकर कोई मामला नहीं, झूठ मूठ कैसे फालतू का झमेला, कोई कुछ भी बात नहीं, छोटा छोटा बात के लिए घर घुस के 9 आदमी मारा। कौन लोग है वो लोग सब भाई सब का आदमी है, भाई सब लाया था। वो क्या है? तो अपना दोनों भाई मारा था, मैं मारा था और 7 प्लस बाहर का था। खबर भागलपुर से, जहां पे भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के महेशी पंचायत के वार्ड नंबर 1 में गांव दबंगों द्वारा जमीन मालिक के जमीन पर अवैध कब्जा करने के मामला प्रकाश में आया। इस मामले में जमीन मालिक रामपुर पासवान के छोटे पुत्र राम बालक पासवान ने मीडिया को बताया कि हमारे पिता के नाम से 5 कट्ठा जमीन महेशी पंचायत के वार्ड नंबर 1 के हमारे पूर्व के द्वारा जमीन उपलब्ध है, जिसका दस्तावेज में अचल पदाधिकारी और अचल रसीद भी उपलब्ध है। लेकिन उस जमीन पर गाँव दबंग पूर्वा पासवान, इनकी पत्नी और इनके सहयोगी अभन सिंह और इनके पति स्वर्गीय ललित सिंह और गुजेंद्र पासवान और उनके पिता स्वर्गीय नारायण पासवान, बॉर्डर पासवान इनके पति और पल्लू पासवान, सुजीत पासवान इनके पति, स्वर्गीय जोगी पासवान और सूरज पासवान धनंजय पासवान के साथ कहते कि हथियार पर बल पर अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। और इस मामले की सूचना वर्तमान मुखिया प्रतिनिधि खगेंद्र पासवान और थाना अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार को देने पर घटना की छानबीन में जुटी हुई है। कदापि हमारे साथ मारपीट किया है। छोटा थे, बहुत पारी हमारे पास कदापि किया है। जब हम समय पर आए, अपना जो मजबूत हुए, तब इससे जो है ना, इससे हम लड़ाई करना चाहते हैं। इसका मन बहुत बड़ा है पुराना का, पुराना पासवान वार्ड। आपको बताते हैं बिहार में नीतीश कुमार की सरकार चल रही है। नीतीश कुमार के सरकार में जो सच्चाई है, सम्राट चौधरी का सबसे अच्छा बयान है कि बिहार में सबसे अच्छा ये अतिक्रमण होना चाहिए और समाज में सबसे अच्छा काम कर रहा है। और सबसे ज्यादा इसका मन समाज में कोई भी जो भी गलत करेगा उस पर 19 कार्रवाई होना चाहिए। इसका मन बहुत बड़ा हुआ है। तो सम्राट चौधरी का जो बयान है, माननीय मुख्यमंत्री का जो बयान है, वो सम्राट चौधरी मेरे बड़े भाई है और बाप दाखिल मेरे भी हैं। वो बहुत अच्छा समाज में कर रहे हैं और पूरा बिहार में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो सम्राट चौधरी बड़े भाई है और बाप दाखिल सबसे अच्छा काम कर, उचित होना चाहिए। खबर भागलपुर से, जहां पे गुरु कृपा एकेडमी के 20वीं वार्षिक समारोह के मौके पर स्कूल के बच्चों ने पेश किए सांस्कृतिक कार्यक्रम। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में दिखी भारतीय संस्कृति की झलक। यहां के बच्चों ने पारंपरिक और सांस्कृतिक एक अलग ही छाप छोड़ी। वहीं इससे पहले कहलगांव विधायक सुभाष चंद्र मुकेश, स्कूल के डायरेक्टर, स्कूल के प्रिंसिपल ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। और इस दौरान स्कूल के डायरेक्टर और प्रिंसिपल ने स्कूल के नए एडमिशन लेने वाले बच्चों के लिए कई सौगातें घोषणा की। और 20वीं वार्षिक समारोह के मौके पर स्कूल ने न्यू एडमिशन लेने वाले बच्चों का भी एडमिशन चार्ज फ्री कर दिया। ये एनुअल फंक्शन है सर। इस स्कूल का 20 इयर्स कंप्लीट हुआ है। ये 20 इयर्स कंप्लीट होने के बाद एक हमने भव्य आयोजन किया बच्चों के लिए, ताकि जो साल भर हम लोग बच्चे के साथ करते हैं, जो एक्टिविटीज बच्चे करते हैं, वो एक्सपोज हो स्टेज पे। सारे यहाँ के
जो गार्जियन है वो जाने कि मेरे बच्चे में क्या प्रोग्रेस हुआ है, इसी के लिए आयोजन किया गया है। एवरी ईयर हम लोग आयोजन करते हैं, कभी फेट, कभी साइंस का एग्जीबिशन, एवरीथिंग। ठीक है, इस बार जो आप विश्वा विश्वा, जी सर। क्या खास रहेगा, बच्चों को क्या सुविधा मिलेगी, क्या बच्चों को सर ये जो लोकेलिटी है सर, अगर इसका फाइनेंशियल स्टेटस देखा जाए कहलगांव के, तो गरीब बच्चे भी बहुत हैं, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, गरीब भी है, मेधावी है, तो वैसे बच्चे का एडमिशन चार्जेस फ्री किया है मैंने। ठीक है, जो महिला जो लड़की है उसको मैंने 25% को पिछले साल बाइसिकल बांटा था स्कूल के फंड से, कि बच्चे जो रिमोट एरिया से नहीं आ पा रहे हैं, हालांकि गवर्नमेंट का नहीं, ये मेरा अपना पर्सनल स्कीम था कि भाई 25% बच्चे को, लड़की को बाइसिकल दो ताकि वो खुद से खुद आ सके। भागलपुर में कई स्कूल हैं, आपके एकेडमी की कोई ऐसी खासियत बताइए जिससे बच्चे आए। जी, मेरे एकेडमी का सबसे बड़ा खासियत ये है सर, ये जो भी सराउंडिंग्स के स्कूल है, मैं जो एजुकेशन दे रहा हूँ अपनी भारतीय संस्कृति को भूला नहीं। अभी भी बच्चे आपको मिलेंगे जो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, एवरीथिंग जानते हैं, लेकिन वो गुरु का चरण स्पर्श भी उसी तरह से करेंगे। ये मैंने एक अलग दिया है कि एक हिंदू संस्कृति को बरकरार रखो। इंग्लिश मीडियम स्कूल है मेरा, नो डाउट, बच्चे इंग्लिश में बात करते हैं, नो डाउट, लेकिन भारतीय संस्कृति को भूलने नहीं दिया है मैंने। इसलिए अभी प्रोग्राम में आप देखेंगे कि ये सारा जितना भी मेरा वो है, मैंने कि प्रोग्राम है, सारा धर्म से रिलेटेड होगा, वो कोई ज्यादा वो नहीं होगा। कोई संदेश देना चाहेंगे किनके लिए? बच्चों के लिए, गार्जियन के लिए, आइए कंधा से कंधा मिलाएं, ठीक है, और बच्चे का भविष्य बनाएं, और इस भागलपुर जैसे जगह से कोई टॉपर खड़ा करें। मेरा एक ही अरमान है सर, स्टेट टॉपर नहीं दिया हूं मैं आज तक, और उसी पे मैं लगातार भिड़ा हुआ हूं। मैं रिमेडियल क्लास खुद लेता हूं, इसलिए कि कोई एक स्टेट टॉपर हो भागलपुर से। पूरा परिचय के साथ, पूरा परिचय। मैं अपना परिचय, मेरा नाम डॉक्टर विनय कुमार पांडे है, मैं यहाँ का गुरु कृपा एकेडमी का प्रिंसिपल हूँ। 32 इयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है। पहले मैं नोएडा में था, उसके बाद सेंजीबीएस आया, फिर चिन्मय आया, फिर भागलपुर एचबीएस में रहा, फिर यहाँ आज 10 साल से यहाँ प्रचार। हाँ, क्या कहना चाहते हैं? बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए हम लोग प्रयास करते हैं, बच्चों में स्टेज मिले, बच्चों को बोलने की प्रतिभा खिले, पढ़ाई अच्छी हो, देश के लिए, समाज के लिए बच्चों में कुछ करने का प्रोत्साहन जगे, और अपना भविष्य, देश का भविष्य, समाज का, परिवार का, सबका भला हो, इस उद्देश्य से बच्चों की प्रतिभा जगाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जो वर्षगांठ मनाया जा रहा है, कितना वर्ष का, मतलब कितना वर्ष हो गया स्कूल का? स्कूल का 20 वर्ष पूरा हो रहा है। हाँ। तो इस पर विशेष क्या रहेगा छात्रों के लिए? छात्रों के लिए इस बार एडमिशन फ्री हम लोग कर रहे हैं, माने नामांकन शुल्क इस बार नहीं लगेगा, और कुछ पढ़ाई की विशेष व्यवस्था हम लोग इसमें, स्मार्ट क्लास, बच्चों में और कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज वगैरह की व्यवस्था कर रहे हैं, योगा क्लास वगैरह कराएंगे इस बार, और इसको रेगुलर मेंटेन करेंगे बच्चों में। हाँ, खेल के प्रति बहुत रुझान है, खेल के लिए हमारे पास बढ़िया टीचर हैं, और पहले से खेल की व्यवस्था है, मैदान ये ग्राउंड में बच्चे खेलते हैं, प्लेट की अलग कक्षा में क्लास निर्धारित है, उसमें बच्चे हर तरह का खेल होता है, फुटबॉल, क्रिकेट, खो खो और बैडमिंटन, इंडोर आउटडोर हर तरह का खेल होता है। एनुअल फंक्शन में कुछ संदेश देना चाहेंगे? एनुअल फंक्शन में बच्चों की प्रतिभा का विकास हो, गार्जियन बच्चों के लिए, माने परिवार के, माने स्कूल के साथ साथ घर वर बच्चों के परिवार का, गार्जियन का भी दायित्व है कि बच्चों को प्रतिभा खिले, अच्छा कुछ करें, इसमें सहयोग करें स्कूल का, और बच्चे कुछ अच्छा कर सके, बच्चों का भविष्य भी अच्छा हो। खबर भागलपुर से, जहां पे बिहार मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 30A में जहां उत्पादक के एक विशेष अध्ययनीश और सौरभ कुमार वर्मा की कोर्ट ने कहलगांव में अपराध की अमंडा थाना कांड के संख्या 111-21 में अपनी अदालती कार्रवाई पूरी करते हुए विशेष वाद संख्या 177 और 78-21 में 22 वर्ष से अभियुक्त अनिल कुमार को 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। ये नहीं, कोर्ट की अभियुक्त के अपराध की गंभीरता को देखते हुए 1 लाख रुपए अर्थदंड का जुर्माना भी लगाया गया, जिसकी राशि भुगतान नहीं करने पर 3 माह अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी। मामले में उत्पाद के एक अपर विशेष लोक अभियोजक ईश्वर चंद्र झा ने बताया कि मामला कहलगांव अनुमंडल के अमंडा
थाना का है और अमंडा थाना पुलिस के गश्ती में इसी बीच क्षेत्र के रानी भैया स्थित शिव मंदिर के समीप छटपटिया चौक से सहोला जाने वाली मुख्य मार्ग पर गश्ती पार्टी वहां की चेकिंग अभियान जुटी हुई थी। तभी पुलिस का एक तेज गति से झारखंड नंबर के ऑल्टो कार अपनी ओर आती दिखी, जिससे पुलिस ने रुकने का इशारा किया, लेकिन वह पुलिस बल को देख गाड़ी को अन्य दिशा में भगाने लगा। लेकिन गश्ती पार्टी की मुस्तैदी वजह से वह नाकाम हो गया और समीप के विश्व मंदिर के पास खड़ा कर भागने लगा, जिसे पुलिस के सशस्त्र बलों ने खदेड़ कर भी पकड़ा, जिसकी तलाशी के दौरान उक्त गाड़ी पुलिस लगभग 90 लीटर विभिन्न ब्रांडों के विदेशी शराब भी बरामद किया गया। पुलिस गिरफ्त में आया व्यक्ति ने अपना नाम अनिल कुमार बताया, जो कि जिले के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के किशनपुर निवासी ब्रह्मदेव यादव का पुत्र बताया जा रहा है। मामले के विशेष अपर लोक अभियोजक ईश्वर चंद्र झा ने बताया कि अभियुक्त अनिल को बीते 10 दिसंबर को माननीय कोर्ट और दोषी करार दिया जाएगा, जिसकी सजा के बिंदु पर अगली तिथि आज बुधवार को मुकर्रम की गई है, जिससे आज माननीय न्यायाधीश के 5 साल कठोर कारावास की सजा के साथ 1 लाख रुपए की आर्थिक दंड भी दिया जाएगा, जिसके भुगतान नहीं होने पर 3 माह अतिरिक्त सजा भी भुगतनी पड़ेगी। इस दौरान सरकार की ओर से बहस में हिस्सा लेने वाले विशेष लोक अभियोजक वासुदेव प्रसाद शाह भी साथ रहे, जिन्होंने दोषी अनिल द्वारा किए गए गुनाहों को कोर्ट के ध्यान में रखते हुए साक्ष्यों के आकृष्ट कराया। आज दिनांक 17/12/25 को अमडंडा थाना कांड संख्या 111-21 में अपराधी को सजा सुनाई गई। उसे 5 साल की कठोर कारावास और 1 लाख रुपए का जुर्माना हुआ है। किस मामले में? अवैध शराब बरामद हुआ है। केस का विशेष विवरण हमारे साथी। ये घटना 13/7/2021 की है और ये अमडंडा थाना 111-21 का है। और इस केस के जो सूचक थे वो जयनंदन बैठा अपने सभी दल बल सहयोगी के साथ वाहन चेकिंग के लिए थाना से निकले थे और ये सनौला जाने वाली रोड के पास खड़े थे और वाहन की जांच कर रहे थे। इसी क्रम में एक मारुति सुजुकी चलाते हुए एक अभियुक्त आ रहा था, वो संदिग्ध लगा, वो पुलिस को देखते हुए भागने की कोशिश करने लगे, तो दल बल के सहयोग से पुलिस के द्वारा उसको पकड़ा गया। उन्होंने अपना नाम अनिल कुमार बताया, वो मधुसूदनपुर थाना के रहने वाले हैं। उसके पिताजी का नाम ब्रह्मदेव यादव है और उस मारुति सुजुकी की जब तलाशी ली गई, तलाशी के क्रम में लगभग 90 लीटर विदेशी शराब बरामद हुआ। उसी घटना के संदर्भ में ये जो सूचक जो थे जयनंदन बैठा और इस केस के अनुसंधान करता थे शशि भूषण प्रसाद, जिन्होंने घटना की को सही पाते हुए चार्जशीट सबमिट किया। चार्जशीट सबमिट के बाद सबों की गवाही हुई। गवाही के दौरान 10/12/25 को अभियुक्त को दोषी करार दिया गया और आज 17/12/25 को अभियुक्त अनिल कुमार को 5 साल की सजा और 1 लाख रुपया जुर्माना सुनाया गया। जुर्माना न देने पर 3 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई। परिचय आपका? मेरा नाम है ईश्वर चंद्र झा, अपर विशेष लोक अभियोजक एक्साइज कोर्ट 1 भागलपुर और हमारे सीनियर पदाधिकारी हैं श्री वासुदेव प्रसाद, विशेष लोक अभियोजक। खबर भागलपुर से, जहां पे भागलपुर के राष्ट्रीय सेवा योजना तिलक मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर के लिए एक ऐतिहासिक दिन रहा। बिहार झारखंड के क्षेत्रीय निदेशालय और निदेशक में श्री विनय कुमार के आगमन राष्ट्रीय एकता शिविर की तैयारी हेतु समीक्षा बैठक के लिए कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण के लिए हुआ। लगातार राष्ट्रीय एकता शिविर की तैयारी के लिए निरीक्षण और बैठकों का दौरा चला। सर्वप्रथम समन्वय की अगुवाई में क्षेत्रीय निदेशक को वेंटिलेटर आनंद के नेतृत्व में एनएसएस परेड के निदेशक की समीक्षा किया। तत्पश्चात टीएनबी महाविद्यालय पहुंचे। उन्होंने प्रिंसिपल आवास और स्टेडियम अल्पसंख्यक छात्रावास के निरीक्षण किया गया। इसके बाद कार्यक्रम के स्थल के लिए मारवाड़ी महाविद्यालय की महिला प्रभाग निरीक्षण और प्रधानाचार्य कार्यक्रम के पदाधिकारी के साथ बैठक हुआ। दोनों महाविद्यालय के निरीक्षण के बाद खेलो इंडिया और ऑडिटोरियम का निरीक्षण और अंत विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय के अधिकारियों को प्रचार गढ़ और कार्यक्रम पदाधिकारी के साथ बैठक किया। बैठक में यह तय हुआ कि राष्ट्रीय एकता शिविर का आयोजन 4 फरवरी से होगा। मुख्य कार्यक्रम स्थल मारवाड़ी महाविद्यालय महिला प्रभाग होगा। 15 राज्य के 2000 प्रतिभागी आयोजन में उद्घाटन के लिए महामहिम राज्यपाल महोदय से अनुरोध भी किया जाएगा। वो कुहासा में गाड़ी रोड दिखा नहीं है तो गाड़ी साइड टाल लिया। कितना दूरियां तक की दिखाई नहीं पड़ रही थी? एकदम कुछ नहीं दिख रहा। 5 मीटर 10 मीटर कितना दूरियां थी वो? अरे यहाँ से वहाँ नहीं दिख रहा था।
कहाँ से आ रहे थे आप गाड़ी लेके? रायपुर से आ रहे हैं। रायपुर से आ रहे थे। कितने घंटे लग गए भागलपुर पहुँचने में आपको? भागलपुर पहुँचने में 3 दिन लग गया अभी 4 दिन। ये घने कोहरे कितना है यहाँ पे? यहाँ तो बहुत ज़्यादा, उधर है लेकिन उधर उतना नहीं, यहाँ बहुत ज़्यादा है। कि क्या क्या नुकसान हुआ? गाड़ी क्या हुआ है? गाड़ी का तो निकलने का पता चलेगा क्या नुकसान हुआ नहीं हुआ। क्या नाम हुआ आपका? राजेंद्र प्रसाद साहब। कहाँ घर हुआ? घर। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड खबरों में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए आगाज टाइम।